हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्राइम डायरी रिव्यू। तो फ्रेंड्स, जून 1993 मुंबई पुणे हाईवे पर खुपाली के पास सुनसान झाड़ियों में एक छोटे बच्चे की लाश मिली। पुलिस की छानबीन करने पर पता चला कि वो लाश करीब 1 साल के बच्चे बंटी की थी, जो कुछ महीने पहले ही गायब हो गया था। पर बंटी अकेला नहीं था। 1990 से 1996 के बीच कई बंटी जैसे बच्चे विस्टन, महाराष्ट्र में गायब हुए थे। गायब होने के बाद उनकी बॉडी सुनसान इलाकों में पाई गई थी। ये बच्चे कौन थे, इनके साथ क्या हुआ था, कौन था ये सारी घटनाओं के पीछे, इन सब के पीछे क्या थी? तो इन सब के पीछे थी 3 चालाक औरतें, एक माँ अंजना बाई और उनकी 2 बेटियां रेणुका और सीमा। द गाविट सिस्टर्स अंजना बाई 1973 में नासिक से अपने आशिक के साथ भागकर पुणे आई थी और वहां अपने बेटी रेणुका को जन्म दिया। रेणुका के पैदा होते ही उसके पिता, जो एक ट्रक ड्राइवर थे, वो उसे और अंजना को छोड़कर कहीं फरार हो गए थे। अंजना बाई को मामूली चोरी चकारी की आदत थी और वो इन चोरियों के सहारे अपना जीवन गुजारा करती थी। थोड़े दिनों बाद अंजना बाई ने मोहन नाम के एक व्यक्ति से शादी कर ली और मोहन एक रिटायर सोल्जर था। 1975 में मोहन और अंजना बाई की बेटी सीमा का जन्म हुआ। अंजना बाई के चोरियों के चलते मोहन को कई बार पुलिस का सामना करना पड़ रहा था और इन सब से तंग होकर अंजना बाई को छोड़ देने का उसने फैसला लिया। कुछ ही समय में मोहन ने दूसरी शादी भी कर ली और अपना घर बसा लिया था, लेकिन अंजना बाई और उसकी बेटियां मोहन को भुला नहीं पाई थी। आगे चलकर उससे बदला लेंगे, उन्हें ऐसे विचार आते रहते थे। रोजमर्रा की जिंदगी में अंजना बाई की चोरियां बढ़ती गई, क्योंकि उसने अब अपनी बेटियों को भी चोरी करना सिखा दिया था। ये तीनों कई सालों तक महाराष्ट्र के पश्चिम इलाकों में मंदिरों में जतरा और त्योहारों में शामिल हुआ करते थे। जब सब भक्ति में लीन रहते थे तो ये तीनों वहाँ के सामान और औरतों से उनके गहने कुछ इस तरह से चुराती थी कि किसी को भनक भी नहीं पड़ती थी। ऐसे लूटपाट को अंजाम देकर वो तीनों अपना घर चलाते थे। चोरी करना तो इनके लिए एक रूटीन का काम था, लेकिन एक मोड़ आया कि इनका पाप का घड़ा बहुत ज़्यादा भर गया। 1989 में रेणुका की शादी किरण शिंदे नाम के एक टेलर से हुई। फिर उसके बाद उसने अपने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसके बाद भी उनकी चोरियां कम नहीं हुई। एक दिन सन 1990 में रेणुका पुणे के चतुर श्रृंगेरी मंदिर में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। उसे लगा कि इस बार उसे जेल तो हो ही जाएगी। इसी समय उसे एक ऐसा ख्याल आया, जब लोग उस पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं तो उसने कहा कि मैं यहाँ अपने बेटे के साथ आई हूँ। भला एक माँ जिसके साथ इतना छोटा बच्चा है, तो भला वो चोरी कैसे कर सकती है? और फिर इस तरह से रेणुका बच जाती है और लोगों की सिंपैथी भी हासिल कर लेती है। और रेणुका के चेहरे पर वहीं एक शैतानों जैसी मुस्कुराहट थी और सोचा कि चोरी भी हो गई और पकड़े जाने से भी बच गई। जब ये घटना रेणुका ने अपनी माँ और अपनी बहन को बताई तो उन्होंने एक साजिश रची कि छोटे बच्चों को डाल एक डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज करके चोरी से बच निकलने का उन्होंने अपहरण करना अब शुरू कर दिया। वो मुंबई, पुणे, नासिक जैसे इलाकों में छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करना शुरू किया और उनके विक्टिम्स 1 से 5 साल के गरीब बच्चे होते थे, जिनके माता पिता के पास उन्हें ढूंढने के लिए ना कोई साधन होते हैं और ना ही कोई केस फाइल जहां पर वो कंप्लेन कर पाते। जहां पर कोई कंप्लेन भी हो सकती थी तो लैक ऑफ एविडेंस के चलते सख्त कार्यवाही नहीं हो पाती। साल आता है 1990 में जुलाई के महीने में सतारा से उन्होंने उसके बच्चे को अगवा कर लिया। उसे पुणे में लाकर संतोष नाम दे दिया। संतोष को वो न जाने डाल बनाकर वो कितनी चोरियों से बची। अप्रैल 1991 में संतोष को कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर में लाया गया। यहाँ पर सीमा एक लेडी का पर्स चुराते हुए पकड़ी गई। उस वक्त संतोष अंजना बाई के पास था और लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसने संतोष को जोर से गिरा दिया वहीं पर, और सबका ध्यान सीमा से हटकर संतोष उस छोटे से बच्चे पर चला गया और सीमा इसी का फ़ायदा उठाकर वहाँ से बच निकली। और जब वो मंदिर से निकले तो उस बच्चे की रोते हुए बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, क्योंकि उस 1 साल के बच्चे को बहुत चोटें जो आई थी। और अंजना बाई डर गई ये सोचकर कि उस बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर कहीं वह पकड़ी ना जाए। तो सामने में ही एक बिजली का पोल था
और अंजना बाई ने उस 1 साल के बच्चे को उस पोल से तब तक मारा कि जब तक वह मर न जाए। फिर उसके बाद उसके बॉडी को दूर फेंक दिया गया। और ऐसा ही किस्सा उस गौरी के साथ भी हुआ। जब तक वह रोना बंद नहीं करती तब तक उस 1 से 1.5 साल की बच्चे का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया और उसके टुकड़े को बैग में डाल दिया गया। और फिर वो लोग उसे लेकर टॉकीज में पहुंचे, जहां पर जाकर वो लोग मूवी देखे। इसी दौरान वो बैग उन्होंने अपनी सीट के नीचे रखा हुआ था। उन्होंने उसे वहीं पर ही छोड़ दिया। ऐसा ही नहीं, उन्होंने कई मासूम बच्चों को मारकर उनसे पीछा छुड़ा लिया। 3 औरतें बच्चों को अलग अलग तरीके से मारती और किरण उनकी बॉडी को डिस्पोज करने में सहायता करता। सन 1990 से 1996 के दौरान इन्होंने करीब 40 बच्चों का अपहरण किया। फिर एक के बाद एक होता गया, ऐसा ही चलता गया। लेकिन एक अपराध इनके काले चिट्ठे को खोलकर रख दिया। अक्टूबर 1996 में मोहन कविता और उसकी दूसरी बीवी प्रतिभा ने उनकी 9 साल की बेटी के अपहरण का कंप्लेन दर्ज करवाया और उनका शक अंजना बाई और उनकी बेटियों पर था, क्योंकि मोहन जानता था कि ये तीनों उसके परिवार से सख्त नफरत करते थे। इस खबर को सुनते ही अंजना बाई, सीमा, किरण और रेणुका अंडरग्राउंड हो गए थे। इसके बाद उनके मन में मोहन और प्रतिभा के लिए और भी नफरत बढ़ गई और फिर उन्होंने अपना बदला लेने के लिए मोहन की छोटी बेटी को अगवा करने का सोचा। बदले का भूत जो सवार था उनके ऊपर कि वो बिना कुछ सोचे समझे ही शहर में आ गए। और इसी वक्त नवंबर 1996 में पुलिस ने अंजना बाई, किरण, रेणुका और सीमा को अरेस्ट कर लिया। तो फिर पुलिस ने जब उनके घर में रेड मारी तो उन्हें बच्चों के बहुत सारे खिलौने के साथ साथ उन्हें बहुत सारे उनके कपड़े भी मिले जिन पर खून के दाग थे। इससे पुलिस का एक शक और गहरा हो गया कि पूछताछ के दौरान उन्होंने ऐसी शक्ल बनाए रखी थी कि वो एकदम से बेखबर हो। तो फिर पुलिस थोड़ी सख्ती के साथ उनसे पूछताछ करती है। तो फिर सीमा ने कबूल कर लिया कि उन सब ने ही मोहन की बेटी का अपहरण करके उसका कत्ल कर दिया और पुणे में एक गन्ने के खेत में दफन कर दिया। सीमा ने ये सब भी कबूल कर लिया कि वो उसकी मां अंजना बाई के कहने पर ये सब किया करती थी। उसके बाद सीआईडी इन चारों के पहले अपराधों को जांच पड़ताल में लग जाती है, क्योंकि जो उनके घर से जो कपड़े मिले हुए थे वो अलग अलग साइज के थे। इससे यह साबित हो गया कि उनके कई सारे विक्टिम्स थे। दूसरी ओर केस में एक टर्निंग पॉइंट आया। सजा के डर से उन्होंने केस में किरण ने गवाह बनने की अर्जी की। उसने अपनी पत्नी और सास और साली के खेल से पर्दा उठा दिया और पुलिस को डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दी। उनके सारे करतूत काले चिट्टे खोल कर रख दिए। किरण ने पुलिस को उन जगह के बारे में भी बता दिया जहां पर बच्चों को दफनाया गया था। किरण के सहयोग के कारण उसे माफ़ी दी गई। साल 1997 के बीच में ही कस्टडी में अंजना बाई की बीमारी से मौत हो जाती है। जब ट्रायल शुरू हुआ तो किरण के अलावा 150 से ज़्यादा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए थे और जून 2001 में उन दोनों को सबूत भी दिखाया गया था और उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई थी। 2004 में उनकी डेथ सेंटेंस बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी प्रूफ कर दिया था कि 2006 में दोनों की अर्जी ठुकराते हुए दोनों की फांसी की सज़ा जारी रखा और फिर 2014 में इनकी अर्जी मंजूर करने से इनकार कर दिया और फिर उन्हें आजीवन कारावास का सज़ा दे दिया गया और वो अपने मानसिक तनाव से जूझते रहे। और फिर 2022 में उनके साथ अर्जी दे दी गई और कोर्ट में ये भी पता चला कि उन्हें खुद को भी पता नहीं था कि उन्होंने कितने बच्चों को बहुत ही बुरी तरह से मारा था। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस केस के बारे में? क्या उन्हें अर्जी देना चाहिए था? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और इसी तरह की और भी क्राइम की सच्ची कहानियाँ अगर आपको जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ही प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही क्राइम की कहानियाँ आपको पता चलती रहे।